नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली से पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कथित शराब घोटाले में बड़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ और पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। कथित शराब घोटाले में होगी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके लिए 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ। तो देखिए, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी और सीबीआई का शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 अप्रैल को होगी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुलाएगी और वो भी शराब घोटाला मामले में। निश्चित रूप से आप देखिए, कथित तौर पे जो शराब घोटाला हुआ तो उसमें पहले ही जो आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता हैं, चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी मुश्किलें अभी लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच अब कहीं न कहीं दिल्ली के आबकारी नीति केस में कथित घोटाले की जो खबर है उसमें अब कहीं न कहीं सीबीआई जांच कर रही है और उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी और सीबीआई की तरफ से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको समन भी भेजा गया है और 16 अप्रैल यानी कि रविवार को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। और इस केस में अगर हम बात करें तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चूंकि तिहाड़ जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, इसके साथ ही लगातार सीबीआई के साथ साथ जो ईडी है वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो उनका नाम ईडी की चार्जशीट में तो है लेकिन आरोपी के तौर पर नहीं है, इनका सिर्फ उसमें जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये खबर आज आ रही है कि अरविंद केजरीवाल से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। उन्हें बुलाया गया है 16 अप्रैल को। अब देखना होगा कि जब 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो किस तरीके से शामिल होते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि जब सीबीआई दफ्तर मनीष सिसोदिया को लेकर जाया गया तो तमाम कार्यकर्ताओं की जो पूरी भीड़ थी वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के साथ थी। आम आदमी पार्टी कार्यालय में लोग जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे वो जुटे थे। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के पूछताछ के लिए वहां पे जाते हैं तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्योंकि इस खबर के आने के तुरंत बाद जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई समन भेज रही है और उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहता हूं कि आप और आपकी सरकार जो है वो सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की लड़ाई सीबीआई का समन भेजने से नहीं रुकेगी। संजय सिंह ने यह भी कहा है कि 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने और जेल भेजने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आपने जो साजिश रची है उससे उनकी आवाज नहीं दबेगी। तो निश्चित रूप से लगातार जो नेताओं की प्रतिक्रिया है वो आ रही है। ऐसे में विपक्ष की ओर से बात करें तो जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप विपक्ष के सभी नेताओं को गैस चैम्बर में बंद कर दीजिए और नाजी स्टाइल में खत्म कर दीजिए। तो निश्चित रूप से लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी दल है जो समान विचारधारा के हैं वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी कहीं ना कहीं एक तरीके से जब अब पूछताछ सीबीआई करेगी तो देखना होगा कि क्या कुछ सवाल पूछती है। खास हालांकि जो भी सीबीआई सवाल पूछती है, ईडी सवाल पूछती है, ये गोपनीय तौर पे होता है, लेकिन निश्चित रूप से अब चूंकि सीबीआई ने बुलाया है तो निश्चित रूप से केजरीवाल की भूमिका भी कहीं ना कहीं अब इसमें देखी जाएगी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अब देखना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल सीबीआई के समक्ष पेश होते हैं तो सीबीआई की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और आगे अभी आम आदमी पार्टी की ओर से नेताओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। फिलहाल संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में दी है। पीयूष, लेकिन इसी के साथ साथ ये आम आदमी पार्टी के लिए एक और मौका है केंद्र सरकार को घेरने का कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि लगातार पूरा विपक्ष एकजुट होकर के यही कह रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।
निश्चित रूप से आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से चाहे मनीष सिसोदिया मामले की अगर हम बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, या लालू प्रसाद यादव से पूछताछ के लिए जांच एजेंसियां उन्हें बुलाती हैं, उनके घर जाती है, या राबड़ी देवी से पूछताछ होती है, तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है, के कविता से पूछताछ होती है, तो तमाम ऐसे जो विपक्ष के नेता हैं जिनसे जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं। हालांकि एक बात समझने वाली होगी कि जांच एजेंसियां अचानक से किसी से पूछताछ नहीं करती है, निश्चित रूप से उसके पास पुख्ता आधार होता है, काफी लंबी प्रक्रिया चलती है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति से ईडी या सीबीआई पूछताछ करती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार जिसकी रहती है उस पर तमाम जो आरोप हैं वो लगते हैं, सत्ता पर जो काबिज होता है उस पर आरोप लगते हैं। बिल्कुल सीबीआई के पास कुछ पुख्ता सबूत है, इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम इस जानकारी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने शराब घोटाले में, एक्साइज घोटाले में 16 तारीख को समन किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री रहते 3 लोगों की कमेटी बनाई, 3 मिनिस्टर ग्रुप बनाया, जिस मिनिस्टर ग्रुप को मनीष सिसोदिया जी हेड करे थे, सत्येंद्र जैन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इन तीनों ने एक नकली पॉलिसी, नकली मेल्स के माध्यम से क्रिएट की, जो पॉलिसी एक्चुअल में उनको शराब के कारोबारियों ने दी थी, जिनसे मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ये बहुत बड़े अमीर दोस्त, बहुत अमीर लोग थे ये, जो मनीष सिसोदिया जी के और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राज्य को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को पहला एम्स और 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को लेकर काफी चर्चा हुई है। आज जो भी यहां आता है, पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर पूर्व के विकास की चर्चा पर कुछ लोगों को तकलीफ होती है, इन लोगों को क्रेडिट की चिंता होती है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में मेडिकल की सीटों की संख्या भी बढ़कर के पहले के मुकाबले 2 गुनी हो चुकी है। भाइयों और बहनों, आज भारत में हेल्थ सेक्टर में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देशवासियों ने 2014 में एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। अरे जनता तो जनार्दन का रूप होती है, ईश्वर का रूप होती है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर। मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक साथ मजबूत, हम अपने लोगों के बेहतर, उज्जवल और समान भविष्य के लिए एकजुट है। राहुल गांधी के साथ एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और भविष्य को लेकर चर्चा की। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। दिल्ली यात्रा को लेकर के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसको लेकर के सभी लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। हम लोग विपक्षी दलों की एकजुटता का काम कर रहे हैं। दिल्ली में सभी लोगों से अच्छी बातचीत हुई है। विपक्षी एकजुटता को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा हो रही है, आगे भी चर्चा होगी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नमन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, समाज के वंचित, शोषित और महिलाओं के उत्थान के लिए उनका संघर्ष देशवासियों के लिए प्रेरित करने वाला होगा और कृतज्ञ राष्ट्र सदैव बाबा साहेब का ऋणी रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जवाहर कला केंद्र पहुंचकर डॉक्टर भीमराव के जीवन पर आधारित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर, विधायक प्रशांत बैरवा सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। इससे पहले गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जनपद स्थित अंबेडकर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 5 तीर्थ स्थानों को लोग देखना चाहते हैं, मगर उनके अलग अलग समस्या कारण देख नहीं पाते हैं। उनको दिखाने के लिए ये यात्रा किया है। इससे अच्छा सफल करें। आपको लगता है कि ऐसा कार्यक्रम आगे भी चलाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार अलग अलग कार्यक्रम चला रहे, ये भी चलाएंगे। ट्रेन देश में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस उद्देश्य को उसको सार्थक सिद्ध कर रही है, जिसमें इस ट्रेन के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के यात्री एक साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर ये प्रारंभ होने वाली ट्रेन उनके जीवन से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों का, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों का और भारतीय संस्कृति का एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य इन हमारे पर्यटकों को मिलेगा। वहीं देश भर के करोड़ों देशवासियों को इस पर्यटक ट्रेन के माध्यम से बाबा साहब के बारे में जानने, बौद्ध धर्म के बारे में जानने और हमारी संस्कृति को जानने का एक साथ अवसर प्राप्त होगा। सर, आपको लगता है इससे सामाजिक समरसता भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी? सामाजिक समरसता का तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस एक डिब्बे में 8 लोग रहते हैं। अब इन 8 लोगों में अलग अलग राज्य से आए हैं, अलग अलग पंथ को मानने वाले हैं, अलग अलग पूजा पद्धति को मानने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे लोग जब 8 दिन एक साथ चलेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। नोएडा से अगली खबर आपको बता दें, सेक्टर 49 स्थित रिजेंटा होटल में लिफ्ट गिरी। लिफ्ट में सवार 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे लोग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लिफ्ट में सवार 9 लोग घायल हुए हैं और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे लोग और लिफ्ट गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 49 स्थित रिजेंटा होटल में लिफ्ट गिरी। तो बड़ा सवाल यह है कि लिफ्ट गिरी कैसे और दूसरा क्या मानकों के विपरीत यहां पर चीजें लगाई गई हैं। पांचवें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे लोग। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 49 स्थित रिजेंटा होटल में लिफ्ट गिरी। लिफ्ट में सवार 9 लोग घायल हो गए हैं। ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। निशांत, क्या वजह निकल करके सामने आ रही है, लिफ्ट कैसे गिरी और अभी जो 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी हालत कैसी है? देखिए, सेक्टर 49 का मामला है जहां रिजेंटा जो सेंट्रल नोएडा होटल है, इसमें लिफ्ट गिरती है। 5वें फ्लोर से जब नीचे आते हैं तो उसमें 9 लोग सवार होते हैं लिफ्ट के अंदर और जिसके बाद ये हादसा होता है। सीधा ऊपर से 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट में ये लिफ्ट आती है और लिफ्ट के अंदर 9 लोग सवार होते हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि 9 लोगों में
जो है 6 लोगों को मामूली चोट आई है और 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन 3 लोगों को फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। हालांकि 9 के 9 लोगों को स्थानीय जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है और सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं जो होटल के मैनेजमेंट की बताई जा रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से देखा गया कि लिफ्ट के अंदर सवार 9 लोग होते हैं और कहीं ना कहीं भयंकर रूप से यह हादसा होता है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जो 6 लोगों को मामूली चोट आई है। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि 9 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है और बहुत भयंकर यह हादसा बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर नारायण फाउंडेशन की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को स्कूल बैग और पठन सामग्री का वितरण किया गया। दरअसल समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य की ओर से छात्रों को स्कूल बैग और पठन सामग्री बांटने का बीड़ा उठाया गया है। नारायण फाउंडेशन की ओर से पहला बैग वितरण कार्यक्रम मोहसिनपुर मंसूरपुर राजकीय विद्यालय के प्रांगण में संस्था के अध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य, संस्था के सदस्य और विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों की उपस्थिति में किया गया। संस्था आने वाले दिनों में अन्य प्राथमिक विद्यालयों में भी इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगी और इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री दिनेश मौर्य ने बाबा साहेब के संघर्षों और उनके द्वारा सम्मानता और शिक्षा के प्रति किए गए कार्यों के बारे में बताया और कहा, शिक्षा समाज का दर्पण है और हमारा प्रयास है कि किसी भी छात्र को शिक्षा हासिल करने में बुनियादी समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस मौके पर प्रधानाचार्य साधना यादव समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। आज नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में इस संस्था के संरक्षक विवेक मौर्य जी द्वारा आह्वान किया गया कि संविधान निर्माता पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर नारायण फाउंडेशन एकत्रित हुआ। आज प्राइमरी पाठशाला इस मोहसिनपुर और आंगनबाड़ी के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर निःशुल्क बैग वितरण किया गया, एक संदेश देने के लिए। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संदेश दिया, उन्होंने पलायन के मार्ग को ना चुनकर संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपदीप भव का संदेश दिया। यहाँ के बच्चों की जो इस भारत का भविष्य है उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर। गाजियाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस कार्यक्रम का आयोजन खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में बीजेपी द्वारा करवाया गया। और वही कार्यक्रम में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा, आशीष वत्स, क्षेत्रीय मंत्री महानगर अध्यक्ष संजीव समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता और चेयरमैन पद की भावी महिला प्रत्याशी भी शामिल हुई। इस दौरान होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए भावी प्रत्याशी भारी संख्या में अपनी अपनी दावेदारी करते हुए नजर आई। भारत की संविधान सभा बनी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। उसमें सबसे पहले कल्पना की गई, सबसे पहले प्रयास किया गया कि इस देश के दबे कुचले पिछड़े लोगों का उत्थान किया जाए, उनको सहारा देकर के खड़ा किया। ऐसी भावना के साथ संविधान का निर्माण और उसी के अंतर्गत इस देश में लोकतंत्र की स्थापना, कि देश का शासक कौन होगा ये जनता के द्वारा चुना जाए। जनता के बीच में से जनता का प्रतिनिधि आएगा, जनता ही उसका निर्णय करेगी कि कौन होगा। खोड़ा नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संयोजक का काम देख रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे छोटे भाई श्री संजय तिवारी जी कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे। खोड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष जो हमेशा एक्टिव रहते हैं ऐसे श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी चेयरमैन बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी हमारे भावी उम्मीदवार, मंच पे हमारी सभी देवियां, मातृत्व शक्ति, और इनके किसी के माथे पे नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि सबके माथे पे ये लिखा हुआ है कि कोई इसमें से एक, वह कौन माता हो सकता है, यह ईश्वर ही। तो गाजियाबाद से पूरी खबर, जहां पर
एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और भावी प्रत्याशी भी भारी संख्या में शामिल हुए। झांसी से अगली खबर आपको बता रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है। असद का शव लेने पहुंचे 2 वकील और रिश्तेदार। असद का शव लेने पहुंचे उसके फूफा। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुआ असद का पोस्टमार्टम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असद का शव लेने पहुंचे वकील और रिश्तेदार। असद का शव लेने पहुंचे उसके फूफा। और क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अभी तक कोई रिश्तेदार नहीं पहुंचा है, तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं असद के वकील और फूफा। असद के फूफा ने किया कुछ भी बोलने से इनकार। मीडिया ने कई सवाल पूछे, लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गुलाम का शव लेने कोई नहीं पहुंचा, जैसा कि गुलाम के भाई की भी बात सामने आई थी कि वो शव को नहीं लेंगे। राजीव दीक्षित भी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। राजीव, अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा था, लेकिन अब असद के वकील और उसके फूफा शव लेने के लिए पहुंच गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जो असद के 2 वकील हैं हिमांशु पांडे, इसके अलावा उनके फूफा जी यहाँ पर पहुंचे हैं असद का जो शव है उसको लेने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें जो गुलाम है, गुलाम का शव लेने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि प्रशासन यहीं पर सबको दफनाएगा, लेकिन ये सब जो बात बताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लग गया है और ये जो शव है वो प्रयागराज ले जाया जाएगा। जी ठीक है राजीव, जैसे कोई बड़ी अपडेट आए हम तक पहुंचाइएगा। तो असद का शव लेने के लिए उसके फूफा पहुंच चुके हैं और अब आपको बताएं कि शव को प्रयागराज लेकर के जाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया पर सबसे पहले। और असद के फूफा ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जाहिर है मीडिया के सामने बहुत से सवाल किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं। तो ऐसे में इस वक्त ऐसी स्थिति में रिश्तेदार हैं कि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है और कुछ बोलने से भी डर रहे हैं रिश्तेदार। असद का शव लेने के लिए पहुंचे उसके फूफा। अभी तो ले जाने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? प्रयागराज। प्रशासन से बात हुई अभी आपकी? जी, उन्हें फैमिली को इन्फॉर्म किया गया था। क्या? फैमिली उन्हीं डॉक्टर साहब को जी कि आप यहाँ आके अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज सारी पूरी कर लीजिए जी, उसके बाद उन्हें सुपुर्दगी दी जाएगी जी। आगे फिर जैसा प्रशासन कहेगा। तो अगर क्या प्रशासन ये कह सकता है कि आप यहाँ दफनाइए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है, तो क्या यहाँ दफना सकते हैं? वो आगे यहाँ के सीनियर अफसरों की जैसा वो बताएंगे वैसा क्या कहते हैं। आप लोग मतलब अभी ले जाने की तैयारी है, यहाँ दफनाने की नहीं है। उनकी बॉडी भी क्लेम करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देश में 7 महीने 24 दिन बाद कोरोना के नए केस 11,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 11,109 मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को 11,539 केस मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में फिलहाल एक्टिव केस बढ़कर 49,622 हो गए हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां भारत का सुपर चोर बंटी उर्फ देवेंद्र सिंह एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 500 किलोमीटर तक पीछा कर बंटी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। और आपको बताते चले कि बंटी ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में घरों में चोरी की थी और दिल्ली पुलिस की टीम ने बंटी चोर के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान और नकदी भी बरामद की है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां भारत का सुपर चोर बंटी उर्फ देवेंद्र सिंह एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 500 किलोमीटर तक पीछा कर बंटी को कानपुर से गिरफ्तार किया है। बताते चले कि बंटी ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घरों में चोरी की थी।
महाराष्ट्र के पालघर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई रैली में दर्दनाक हादसा हुआ। रैली के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ये रैली पालघर में विरार के मनवेलपाड़ा से कारगिल इलाके के बीच निकाली गई थी। हादसा रैली खत्म होने के तुरंत बाद लोगों के घर लौटते समय हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में मौसम की हेराफेरी ऐसी चल रही है कि कहीं ओले गिर रहे हैं तो कहीं शोले गिर रहे हैं। और वहीं चंद्रपुर ने दुनिया का सबसे गर्म दिन होने का रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि ऐसा घड़ी घड़ी बदलता मौसम बीमारियां बढ़ाने के लिए मददगार होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।